नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं मनुस्मृति के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र। मनुस्मृति के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक है। यह राज्य केवल अनिवार्य कार्य ही नहीं करता, अपितु समाज की रक्षा व कल्याण का कार्य भी करता है। पहला बिंदु है प्रजा की रक्षा। मनुस्मृति में माना गया है कि राजा का पहला कर्तव्य राज्य के व्यक्तियों की रक्षा करना है। मनुस्मृति में प्रजा की रक्षा को राज्य के अस्तित्व की रक्षा हेतु भी अनिवार्य माना गया है। राज्य के आपराधिक प्रवृत्तियों के लोग से प्रजा की रक्षा आवश्यक है। दंड के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है एवं राज्य से अनाचार, व्यभिचार, चोरी, डाका आदि को समाप्त किया जा सकता है। बाहरी आक्रमण की स्थिति में शासक को अनिवार्य होने पर ही युद्ध को अपनाना चाहिए तथा यह प्रयास करना चाहिए कि प्रजा को उससे कम हानि की संभावना हो। दूसरा, लोक कल्याण। मनुस्मृति में प्रजा के भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण को राज्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है। मनु ने शासकों को परामर्श दिया है कि वह समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करता रहे तथा विभिन्न प्रकार की आवश्यकता की वस्तुओं की प्रजा के लिए पूर्ति की समयबद्ध व्यवस्था करता रहे। समाज के विभिन्न वर्गों को आवश्यकता अनुरूप अनुदान देना राज्य का कर्तव्य है, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग को, ताकि वह अपने जीवन निर्वाह की चिंता से मुक्त होकर अपनी समस्त बौद्धिक व आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग संपूर्ण समाज के लौकिक और परलौकिक कल्याण के लिए कर सकें। मनु ने शासक को चेतावनी दी है कि यदि राज्य में वेद पाठी ब्राह्मण भूख से दुख पाता है तो ऐसा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तीसरा, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। मनु ने राज्य की सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के हित में शासक से प्रजा के उसकी सामर्थ्य के अनुसार कर लेने तथा प्रजा पर करों का अनावश्यक भार न डालने का परामर्श दिया है तथा संपत्ति व समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा के प्रति प्रजा को आश्वस्त करने को कहा है। मनु ने व्यापारियों के हितों की रक्षा तथा व्यापारियों द्वारा प्रजा के प्रति किए जा सकने वाले आर्थिक अपराधों जैसे मिलावट, अधिक मूल्य लेना, कम तोलना आदि से प्रजा की रक्षा को भी राज्य का प्रमुख दायित्व माना है। चौथा, सामाजिक व्यवस्था का निर्वहन। मनुस्मृति में धर्म को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का आधार माना गया है। व्यक्तियों को स्वधर्म पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से समाज में धर्म की संस्थापना व वर्ण व्यवस्था का निर्वाह हो सकेगा। राज्य का दायित्व है कि वह दंड की बाध्यकारी शक्ति के माध्यम से समाज में समस्त व्यक्तियों को स्वधर्म पालन हेतु बाध्य करे, जिससे समाज की वर्ण संकरता से रक्षा की जा सके। पांचवा, न्याय की व्यवस्था। मनु के अनुसार राज्य अपनी दांडिक शक्ति के प्रयोग द्वारा समस्त व्यक्तियों को उनके कर्तव्य पालन से संलग्न रखता है। दंड के भय का ही परिणाम होता है कि समस्त व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करने में समर्थ होते हैं तथा अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होते। मनु की मान्यता है कि यदि राज्य के द्वारा दंड का प्रयोग उचित रीति से
एवं विचारपूर्वक किया जाता है तो समस्त नागरिक प्रसन्न होते हैं, परंतु इसके विपरीत इनका प्रयोग अनुचित रीति से किया जाता है तो इसके परिणाम विनाशकारी होते हैं। मनुष्य में उच्च श्रृंखलता की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, अतः दंड का भय ही व्यक्तियों को न्याय और कर्तव्य के पथ पर दृढ़ रख सकता है। छठा, प्रशासनिक व्यवस्था। मन्नू ने राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए एक सक्षम और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य माना है। मन्नू ने राजा को परामर्श दिया है कि वह प्रशासन व्यवस्था व कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण रखे तथा यह सुनिश्चित करे कि राज्य के कर्मचारी प्रजा के प्रति दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करते रहें। वह शक्तियों के दुरुपयोग द्वारा प्रजा को पीड़ित नहीं करे। अंतिम है, परराष्ट्र संबंधों का संचालन। मन्नू की मान्यता है कि अंतर्राज्य संबंधों के सतर्कतापूर्ण संचालन द्वारा शासन प्रजा को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रख पाता है। परराष्ट्र संबंधों में शासक युक्ति और विवेक के प्रयोग द्वारा यह सुनिश्चित कर सकता है कि राज्य को अनावश्यक युद्धों में न उलझना पड़े। इस संबंध में मंडल सिद्धांत और शागुनी नीति तथा अन्य उपायों का विवेक सम्मत पालन करने के लिए कहा गया है। इस तरह मन्नू ने सैद्धांतिक रूप से राज्य को जनता के कल्याण के प्रति समर्पित बताकर उसके लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट किया है। धन्यवाद।